हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। चैप्टर नंबर लेसन नंबर 5 चल रहा है, एशिया दक्षिण समकालीन दक्षिण एशिया। तो हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, 7 कंट्रियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो कल हम एशिया के पुरजोर तरीकों को समझने का प्रयास किया कि आखिर में दक्षिण एशिया है क्या, किस तरीके की चीजें हैं, ठीक है, और मालदीव देश कैसे फैला है, क्या क्या उसकी चीजें हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पाकिस्तान के लोकतंत्र से कहानी। पाकिस्तान सेना और लोकतंत्र की हम लोगों ने बात की। पाकिस्तान में संविधान बनने से पहले तो जनरल आयूब खान के हाथ में बागडोर थी। जल्द ही निर्वाचन भी करा लिया गया। उसके शासन के खिलाफ जनता में गुस्सा फूटा और अपना पद छोड़ना पड़ा और एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल लियाहिल खान ने के शासन की बागडोर संभाली। लियाहिल खान ने बांग्लादेश के संकट का सामना किया और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान टूटकर अलग हो गया, बांग्लादेश बटा और जुल्फिकार भुट्टो वहां के पीएम बने। कौन बने? जुल्फिकार भुट्टो। नव निर्वाचित सरकार ने 1971 से लेकर 77 के बीच तक कायम रही। फिर जनरल जियाउद्दीन हक ने इसको गिरा दिया, ठीक। और 1982 के बाद जियाउद्दीन हक लोकतंत्र आंदोलन का आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में बेनजीर भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार वाली पार्टी बनी। पाकिस्तान के बाद राजनीतिक बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पीपल लीग की और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ में इर्द गिर्द में घूमती रही। लोकतांत्रिक निर्वाचन की यह अवस्था थी कि 1999 में कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया और परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। किसको हटा दिया? प्रधानमंत्री रहे आपके नवाज शरीफ को हटा दिया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को कराया और पाकिस्तान की सेना ने हुकूमत की कि सैनिक शासकों पर अपने लोकतांत्रिक जितने चुनाव कराए हैं 2008 में पाकिस्तान का लोकतांत्रिक तरीके को चुने और उन चुनावों की शासन पद्धति को हम लोगों ने देखा है। क्लियर है? ये आपको क्लियर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कितना कभी शासन व्यवस्था रही लोकतांत्रिक, तो कभी आप देखेंगे कि वहां पर आपका सैन्य तख्ता पलट भी रहा। कैसा रहा? सैन्य तख्ता पलट भी एकदम रहा। तो सारी चीजें हमको यहाँ पर दिख रही। क्लियर है? पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यह सेना, धर्मगुरु, भू राजस्वामी अभिजन, सामाजिक दबदबा, इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। यानी कि निर्वाचित सरकार को तो गिराया गया और सैन्य शासन वहां पर शासन किया। पाकिस्तान की भारत के साथ तनतनी रहती है। इसकी वजह है सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है। कौन? सेना समर्थक समूह वहां ज्यादा मजबूत है। अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीति और दलील और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों का स्वार्थ, साधन संसाधन और लोकतंत्र की ढाम चौकड़ी पाकिस्तान में सुरक्षा के खतरे पर पड़ा है। इस तरह से ताकतें सैनिक शासन में जिया उठाती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा
पाकिस्तान अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मजबूत है और यह मानवाधिकार उल्लंघन आंदोलन भी काफी मजबूत है, यानी कि जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं वो काफी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। इसकी वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा दिया। अमेरिका और अन्य परिवारों के साथ स्वार्थी से गुजरे। पाकिस्तान में सैनिक शासकों को बढ़ावा दिया और उसे अंत आतंकवाद से डर लगा। ठीक, और इस्लामी आतंकवाद कहते हैं कि इन दोनों देशों को यह डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं आतंकवादी समूह के हाथ न लग जाए। क्लियर है? तो खतरा क्या है कि विश्वव्यापी ये है कि अगर इनके हाथ लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, और इसके मद्देनजर पाकिस्तान को यह देश पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी एशिया के हितों को मनाने वाले हैं। कैसे हैं? जो दक्षिण पश्चिमी एशिया है और पश्चिम एशिया है, उनके हितों को मनाने के रूप में इसको व्यक्त करें। क्लियर है? या हो गया? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब बांग्लादेश की थोड़ी यात्रा करते हैं। जो आपने पाकिस्तान की यात्रा कर ली और पाकिस्तान की यात्रा में पता लगा कि लोकतंत्र को कामिज करने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन सेना के तख्ता पलट होने के बावजूद ये उतना सफल नहीं हो पाया जितना इसको लोकतांत्रिक रूप से सफल होना चाहिए। क्या बताइए, भारत में कोई ऐसे तख्ता पलट जैसी कोई कहानी आपको दिखाई देती है? तो नहीं, भारत में ऐसी कोई कहानी है नहीं जो तख्ता पलट इत्यादि को दिखाए। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। तो 1949 से 1971 तक पाकिस्तान कौन था? सॉरी, बांग्लादेश कौन था? ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था। अंग्रेजी राज के समय ही बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। तो कुछ इसमें जो हमारा बंगाल है, कुछ तो हम पे आ गया पश्चिम बंगाल के रूप में, और कुछ किसके पास चला गया उनके, और असम का बीच में भाग है। और उस जमाने में 1947 में ये बना था पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर है? जो आज बांग्लादेश है ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था कि आपको क्या करना है, उर्दू भाषा को लादना है। अब जब उन लोगों ने पढ़ी नहीं उर्दू, वो लोग पढ़े आपके बंगाली, तो पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोग बंगली और संस्कृत भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ थे कि जो भाई हम बंगाल की भाषा पढ़ते हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं, ये हमारी भाषा है, और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो। तो लोगों में ये सबसे पहली चिंगारी वहां से बनती है। तो 1971 का मूल जड़ क्या है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यानी कि जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वो पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा के थोपना चाहता था। किसको? उर्दू भाषा को वो थोप रहा था। इसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। अब उनकी मूल टंग थी बंगाली और संस्कृत। चाहे वहां देखिए, वहां चाहे मुसलमान था या हिंदू था या कोई अल्पसंख्यक वर्ग, वो सब बांग्ला भाषा यानी कि बंगाली और संस्कृत में बड़े कंफर्ट फील करते थे। इस क्षेत्र की जनता के शासन ने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता की समुचित हिस्सेदारी की मांग उठने लगी। भैया, हमारा सही से प्रतिनिधि हो, हमारी सत्ता में भागीदारी हो, हमारा न्यायोचित आपके चीजें हो सके, हम भी काम कर सकें, ऐसा पूर्वी पाकिस्तान के लिए मांग उठने लगी। ठीक, पाकिस्तानी संघर्ष संप्रभुता के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख जबरुद्दीन रहमान ने किया। जी बुरहान रहमान ने किया। उन्हें पूर्वी क्षेत्र के स्वायत्तता मांगों के खिलाफ शेख मुजुद्दीन रहमान बुरहान के नेतृत्व वाली अवानी लीग ने 1970 के दशक में चुनाव में, अब देखिए चुनाव होते हैं 1970 के दशक में, और पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अब 1970 में उन्होंने पूरी सीटें जीत ली। ठीक, अब अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान को प्रस्ताव संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। ठीक, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने का इनकार कर दिया कि शेख मुजाबिल को गिरफ्तार कर लिया जाए। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया जाए। जनरल हयात खान ने सैनिक शासन के पाकिस्तानी सेना के
बंगाली जनता के आंदोलन को वहां कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आने लगी। अब जब वहां नरसंहार हो रहा है, कोई जीत के आ रहा है, अब वहां के लोगों को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दबाव डालने कहा कि जिससे जो जो जीत के आए आप उसको गिरफ्तार कर लो। और अयाद खान ऐसा करता है और वहां बड़ी मार धाड़ हिंसक होती है। तो जो मार धाड़ होती है, लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। तो लोग कहां पलायन कर रहे थे? भारत की तरफ। अब भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया। भारत कह रहा है कि भाई अब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नया राज्य बने, नया देश बने, उसकी मांग करने लगे। वित्तीय और सैन्य सहायता दी जाएगी। कहा कि हम फाइनेंशियल और डिफेंस सिस्टम दोनों देंगे अगर बनता है तो। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण। अब क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान में क्या किया? जो पाकिस्तान की सेना थी उसने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और एक राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण के साथ हुई और एक राष्ट्र बना जिसका नाम था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान आपको दिखाई देगा। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री रही हैं, उनके कार्यकाल के बीच में ही आपका युद्ध हुआ है। क्लियर है? देख लिया आपने? तो इस प्रकार की ये सारी चीजें जो है हमको इसमें देखने के लिए मिलती। क्लियर है? तो कहां से बांग्लादेश की जड़ पनपी है, आप इस जड़ को देख सकते हैं। क्लियर है? तो बांग्लादेश कहां से निकल कर आया है, सबसे पहले देखिए किन बातों को लेकर आपका मुद्दा शुरू हुआ। ठीक है? और ये हम सब इसमें देख रहे हैं। आगे बढ़े। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसे अपना एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। हमारे यहाँ कैसी है संसदीय प्रणाली? वहां क्या हो गया? अध्यात्मात्मक, यानी सारी शक्तियां किसमें हो गई? राष्ट्रपति में निहित होगी, जो पहले किसमें थी? संसद में। इतना सा अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। शेख मुजीबुर ने अपनी पार्टी को, अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टी को समाप्त कर दिया और उससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और उन्होंने सभी पार्टी को छोड़कर समाप्त कर दिया। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत की और इस नाटकीय और त्रासदी घटना में शेख मुजुद्दीन सेना के हाथों मारे गए। अब ये साहब इनके हाथों मारे गए। ठीक। सैनिक शासक जियाउद्दीन रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1989 में चुनाव में विजय हुए। जियाउद्दीन रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एस.सी. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक सैनिक शासन बागडोर संभाली। बांग्लादेश में जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। लोकतंत्र आंदोलन में छात्र आगे चल रहे थे। जनरल इरशाद ने एक हद की और राजनीतिक गतिविधि में छूट गई। इसके बाद जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के लिए व्यापक विरोध के आगे झुके और लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिमान मूलक लोकतंत्र कायम रहा। कैसा रहा? हाँ भाई, प्रतिमान कूलन रहा। और आप देखते हैं उसके बाद एक समय आया जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद फिर एक बार सैन्य तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और फिर अब दूसरे व्यक्ति को वहां तब तक के लिए निर्वाचित रूप में रखा, फिर उसके बाद उनको बना दिया गया। तो इस तरह के ही सारी बाप की चीजें हों। अब हम कहानी पढ़ते हैं नेपाल की। तो 2 देशों की स्थिति को हम देख चुके हैं। किस किस की स्थिति को? हम पाकिस्तान को देख चुके हैं और जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश है उसकी कहानी को पढ़ चुके हैं कि वहां पर राजनीतिक स्थिरता किस प्रकार की बनी हुई है, कैसी राजनीतिक स्थिरता जो हमको दिखाई दे रही है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। अतीत मतलब जो बीत गया, पास्ट का टाइम है, हिंदू राज्य था। फिर भी आधुनिक काल के कई सालों तक यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की
राजतंत्र रहा और संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल राजनीतिक पार्टी और आम जनता में खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पूरा नियंत्रण कर लिया। नेपाल में लोकतंत्र की राह पर अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। 90 में राजा ने कहा कि ठीक है, लोकतंत्र को अगर आप लोग मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे को राजा मानवेंद्र साहब, शायद कुछ नाम था उनका, मुझे ध्यान नहीं है, उन लोगों ने क्या किया, चलो भाई हम लोकतांत्रिक संविधान को मानते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के कार्यकाल बहुत छोटा और आपका समस्या भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी नेपाल के हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कायम हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। क्या था? एक संगठन बना माओवादी। वो किसके खिलाफ? जो राजा हैं और जिन लोगों ने सत्ता को कब्जा रखा है। अभिजात यानी कि जो बड़े हैं अभिजन, उनके खिलाफ एक हथियारों के साथ उन्होंने विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओ गोरिल्लाओं के बीच युद्ध संघर्ष छिड़ा। दोनों में आपस में लड़ाई रही। क्लियर है? कुछ समय बाद राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष बन गया। 2002 में राजा ने संसद को भंग किया और सरकार को गिराया और नेपाल में थोड़ा बहुत लोकतंत्र था जो राजा ने खत्म किया। पहले कुछ था भी कि चलो कुछ राज्य उसको खत्म कर दिया। अब अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्ष और लोकतंत्र में शक्तियां अपने पहली बड़ी जीत हासिल की। राजा ज्ञानेंद्र ने बाधित होकर संसद को बहाल कर दिया और इसे 2002 में भंग कर दिया था। मोटे तौर पर हिंसा में रहे प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे 7 दलों ने 7 पार्टी अलायंस बनाया और माओवादी और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने। ठीक, नेपाल में लोकतंत्र की आदमी अब मुकम्मल हुई, यानी कि जो जिस तरह का लोकतंत्र वो चाहते थे वो उसमें मुकम्मल हुआ। नेपाल अपने इतिहास के अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल के कुछ लोग मानते हैं कि अंगीकृत अर्थों में राजा का पद कायम रहना जरूरी है। कुछ कह रहे कि अलंकृत रूप से आप राजा के पद को रख दीजिए, ठीक, ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूह ने सशस्त्र संग्राम में राह में इसे छोड़ने की बात मान ली। ठीक, माओवादी चाहते थे कि संविधान में मगोली समाज आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम में शामिल हो और 7 दल संगठन इसमें शामिल होकर, हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। सब लोग स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे माओ की बातों को। अन्य कुछ समय में राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य की सरकार को भूमिका को लेकर शंकित थे। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म हुए बाद में लोकतंत्र गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। तो ये तो रही नेपाल की कहानी, जो नेपाल अपने संघर्ष के साथ लड़ा और कैसे कैसे नेपाल ने शुरुआत की 1990 से एक लोकतंत्र बनने की, और कैसे कैसे वो लोकतंत्र बनने का उसने प्रयास और रास्ते को सफल होने का देखा। आगे देख लिया। तो ये कहानी है अब तक के हमने पढ़ी 2-3 देशों की। किस किस की कहानी पढ़ ली हमने? तो हमने, ध्यान रहिए, हमने पाकिस्तान को देख लिया, हमने जो है बांग्लादेश को देख लिया, हमने नेपाल को देख लिया। अब कहानी है थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की, क्योंकि श्रीलंका जो सियालोन है अब वो श्रीलंका बन चुका है। उसमें भी कुछ घटना, ऐसा कोई देश ना हो जिस देश ने आपका संघर्ष ना झेला और आपका हिंसक लड़ाई ना। हम देख चुके हैं कि आजादी 1948 के बाद श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका में एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना की थी ना ही राजतंत्र की। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा,
जिसकी मांग श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने की थी। बात क्या थी कि यहाँ जनजातीय आधार पर, जातीय आधार पर, एथनिक बेस चीजें थी। ना तो यहाँ कोई राजा को लेकर कोई ड्रामा था, ना कोई यहाँ सेना को लेकर कोई ड्रामा था, ऐसा कोई था ही नहीं। मुद्दा क्या था? जातीय संघर्ष को लेकर था। आजादी के बाद श्रीलंका को उन दिनों सियालोन कहा जाता था। श्रीलंका राजनीति में बहुसंख्यक सिंघाली समूह थे। देखिए, जो बहुसंख्यक थे मतलब जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन थी वो कौन थे? सिंघली हितों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों का दबदबा। अब जिसकी पॉपुलेशन होगी भाई, दबदबा उसी का तो रहेगा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में आकर बसे थे और तमिल आबादी के खिलाफ हैं। कह रहे हैं ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। यानी कि ये सिंघली कौन हुए? ये पाकिस्तान जो है आपका श्रीलंका के मूल हुए। और जो लोग भारत से श्रीलंका आए नहीं थे, अंग्रेज इनको लाए थे। ये लोग कौन थे? आपका श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। वैसे ये भारतीय तमिल थे। क्लियर है? तमिलों को बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद जारी रहा। कह रहे कि आजाद होने के बाद भी लगातार तमिल लोग श्रीलंका आते थे। सिंघाली राष्ट्रियों का मानना था कि श्रीलंका के साथ तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, कि भैया तमिलों को भारत में, श्रीलंका में कोई जगह नहीं है, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंघोली लोगों का है। जो सिंघली लोग हैं उन्हीं लोगों का है आपका। तमिल के प्रति उपेक्षा भर बर्ताव एक उग्र तमिल राष्ट्र आवाज बुलंद हुई। अब तुम किसी के खिलाफ विरोध करोगे, कोई तो आएगा तुम्हारे पक्ष में उठने के लिए। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे, ये संगठन उभरा है। नाम याद आना चाहिए, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यानी कि इसको कहा गया लिट्टे। ये लिट्टे आपका एक संगठन समूह बना। ये कौन था? ये भारतीय तमिल थे जो श्रीलंका में बसे थे। मैं लिख लेता हूं, मैं भारतीय तमिल जो कहां है? श्रीलंका में। और उनका क्या है? एक संघ है। उस संघ का नाम क्या लिखा गया है? तो लिबरेशन टाइगर ऑन तमिल इंगल यानी कि लिट्टे। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। इन तमिल यानी कि श्रीलंका के तमिल के लिए एक अलग देश की मांग। अब ये कह रहे हैं अगर हम श्रीलंका में हमको लाया गया तो आजादी से पहले लाए, हमको भी एक राष्ट्र चाहिए। तो श्रीलंका के अंदर दो राष्ट्र बनने वाले हैं, एक सिंघलियों के लिए, एक आपका तमिलों के लिए। सिंघली मूल है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में लिट्टे का नियंत्रण था। कौन सा? मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका का उत्तर यानी कि ये वाला रीजन और पूर्व, तो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ लिट्टे का शासन था। लिट्टे मतलब, लिट्टे कोई व्यक्ति नहीं है, लिट्टे संगठन है। इस संगठन का इतने हिस्से पर उसका कब्जा था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। चलिए, तो इतना हम लिट्टे को थोड़ा सा आप कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में मेन जड़ क्या थी। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करिए। आपको देश में संघर्ष कैसे हुआ उसकी जानकारी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।